पुलिस राज्य से हम एक ऑरवेलियन शैली के अस्तित्व को कल्पना करते हैं, जहां हर किसी को एक निश्चित तरीके से व्यवहार करने की अपेक्षा होती है और उनकी गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाती है, जिसमें दुष्ट इरादे होते हैं। कुछ लोगों को यह विज्ञान कथा लग सकता है, लेकिन 1980 के विचार नियंत्रण के तरीके, 27 जुलाई निगरानी और एक अत्याचारी सत्ता जो असहमति जताने वालों को सजा देती है, एक हकीकत रही है। आज की तकनीकी दुनिया में कृत्रिम बुद्धि और सरकारी नियंत्रण के तरीकों में कुछ लोग कहेंगे कि यह कभी से अधिक स्पष्ट है, विशेष रूप से उत्तर कोरिया और चीन जैसे देशों में। कुछ लोग दावा करते हैं कि हमारी सभी गतिविधियां, आवाज कॉल, पाठ संदेश और अन्य सामाजिक अंतरक्रिया रिकॉर्ड और संग्रहित की जा रही है। और यहां से यह मानना आसान है कि यह डेटा सरकारी अधिकारियों और हाईटेक संस्थानों के एक विकृत अभिजात वर्ग को दिखाया जा रहा है। लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है, यह सब सिर्फ अनुमान और षड्यंत्र विचारधाराएं हैं। हालांकि प्रौद्योगिकी पर निर्भरता एक आधुनिक मुद्दा है, लेकिन सामूहिक शक्ति द्वारा दिखाई गई शक्ति और नियंत्रण नया नहीं है और यह सदियों पुराना है। इस एपिसोड में हम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की जेस्टापो गुप्त पुलिस बल की भयावह विरासत की पड़ताल करेंगे, जो आतंक, यातना, व्यापक निगरानी और हत्याओं के लिए कुख्यात थी। तो जेस्टापो कौन थे? इन व्यस्त वर्षों में उनका लक्ष्य क्या रहा? उनकी कानून प्रवर्तन की तकनीकें और विधियां क्या थीं? बस हिटलर की हार के बाद उनके साथ क्या हुआ? नाजी जेस्टापो की मानसिकता और व्यवहार को समझते हुए हमसे जुड़े। यह है वार्स ऑफ द वर्ल्ड। जेस्टापो नाम इसके आधिकारिक जर्मन नाम गेहिमस्टाट्सपोलिजाई का संक्षिप्त रूप है, जिसका सीधा अंग्रेजी अनुवाद गुप्त राज्य पुलिस होता है। जर्मनी और यूरोप में पहले भी राजनीतिक पुलिस बल रह चुकी है। जर्मनी के पास निरीक्षणीय प्रवर्तन का लंबा इतिहास है। जेस्टापो का मुख्य कर्तव्य और द्वितीय विश्व युद्ध और नाजी पार्टी के दौरान उनकी जिम्मेदारी थी कि वे जर्मनी और उसके कब्जे किए गए क्षेत्रों में नाजियों के प्रतिरोध को निष्ठुरता से समाप्त करें। सिचरहाइट्सदिंस्ट, एसडी या सुरक्षा सेवा, जेस्टापो को यह सुनिश्चित करने के लिए आदेश दिए गए थे कि वे यूरोप भर में यहूदियों की सभा को सुनिश्चित करें ताकि उन्हें नष्ट करने के शिविरों में प्रवासन के लिए भेजा जा सके। जेस्टापो को पहचानना कठिन होता था, क्योंकि वे सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित किए जाते थे, जिन्हें जेस्टापो एजेंट्स कहा जाता था। इनमें से कई पहले वाइमार गणराज्य के लिए जांचकर्ता, जासूस या सूचनादाता के रूप में काम कर चुके थे। हाइनरिच म्यूलर, उच्च पदस्थ जर्मन शुटजस्टाफेल और पुलिस अधिकारी जो जेस्टापो के प्रमुख थे, ने 1919 से म्यूनिक पुलिस बल के लिए काम किया। भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण रूप से की गई थी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सबसे अधिक अनुभव और उच्च स्तर की पेशेवर प्रशिक्षण वाले लोग संगठन के अंदर सबसे प्रतिष्ठित भूमिकाओं के लिए नियुक्त किए जाते हैं। वे अपने आदेशात्मक स्वर, कठोर संकल्प और रणनीतिक कौशल का इस्तेमाल करके अपने अधीनस्थों और यहूदी जनसंख्या पर तेज और क्रोधित प्रभाव डाल सकते थे। हालांकि ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि सभी एजेंट अनुभवी पुलिस अधिकारी नहीं थे। कई लोग एसएस और एसडी के पदों पर पहुंचे थे, जो हिटलर की पुलिस के साथ उनकी निर्धारित भूमिकाओं से पहले थे। इन लोगों को नात्सी एजेंडा के विरोध और हाइनरिच हिमलर की प्रचार मशीन के वैचारिक केंद्र के प्रति उनकी प्रतिक्रिया की संभावना समझने के लिए भर्ती किया गया था। गेस्तापो का प्रभाव और शक्ति सर्वव्यापी थी। उन्हें बिना किसी संयम या भय के कार्य करने की अनुमति मिलते ही इसे तुरंत लागू किया गया। हजारों ट्रेड यूनियनिस्ट, राजनीतिक विरोधियों, यहूदियों और समलैंगिकों को एकत्र करना भयावह तेजी से और समझौते के बिना हुआ, जिसमें कई लोगों को गिरफ्तार करके तत्काल प्रभाव से संयंत्रण शिविरों में भेजा गया। उनकी स्वतंत्रता कि वे किसी को पूछताछ करें, मार दे या यातना दे जिसे उनके राजनीतिक एजेंडा के लिए खतरा माना जाता था या जो उनके पूर्वाग्रही प्रोफाइल में फिट नहीं होता था, कम से कम चौंकाने वाला था। नाजी विचारधारा की नकली वैज्ञानिक अवधारणा मास्टर रेस के नाम से मशहूर हुई,
जिसमें आर्यन जाति को मानव जातीय पदानुक्रम में सर्वोच्च माना गया और यह उनके शासन का एक प्रमुख कारक बन गया। एसएस के साथ गेस्टापो ने तथाकथित हीन जातियों जैसे कि यहूदी और रोमा जिप्सी के उपचार का प्रबंधन किया, जिनमें से कई को पकड़ने पर मार दिया गया या यातना दी गई। गेस्टापो के सदस्यों को इंजाच ग्रुपेन मोबाइल मौत के दस्तों में शामिल किया गया था, जो पोलैंड और रूस में जर्मन सेना का पीछा करते हुए सभी यहूदियों को मारने का आदेश लेकर चलते थे। एडोल्फ आइचमान, नाजी पार्टी का एक प्रमुख चेहरा, इन मौत के दस्तों में से एक का पर्यवेक्षण किया। ब्यूरो चतुर्थ B4 ने पोलैंड में नष्टकरण शिविरों में अन्य अधिकृत देशों से लाखों यहूदियों को निर्वासित किया। अंततः नाजी पार्टी में गेस्टापो की भूमिका राजनीतिक पुलिस की संरचनात्मक प्रभुता थी, जिसका लक्ष्य राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना और सरकार को प्रदर्शन, जासूसी और राजनीतिक प्रतिरोध से बचाना था। यह गेस्टापो का कार्य था। अब जब हमें गेस्टापो और हिटलर की नाजी पार्टी में उनकी प्रमुख भूमिका के बारे में एक विचार है, तो चलिए हम उनकी उत्पत्ति, शक्ति वृद्धि और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उनके आतंक शासन का गहराई से अन्वेषण करें। नाजियों के सत्ता में आने से पहले 1933 में 1918 से जर्मनी का लोकतांत्रिक देश वाइमार गणराज्य के नाम से जाना जाता था, जिसमें प्रशिया, बवेरिया और सेक्सनी जैसे कई राज्य शामिल थे। प्रत्येक के पास अपनी खुद की पुलिस बल थे। उस दौर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानूनी मामले राष्ट्रीय कानूनों और राजनीतिक पुलिस संगठनों द्वारा संरक्षित थे। इसमें अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता शामिल थी। वाइमार गणराज्य ने अपने राजनीतिक विभाजनों के दोनों पक्षों पर अलोकतांत्रिक आंदोलनों में हिंसा और विद्रोह को रोकने और दबाने के लिए, जिसमें नाजी पार्टी के सदस्य भी शामिल थे, अपने लोगों का उपयोग किया। समय के साथ जैसे जैसे लोग नाजी शासन की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शिक्षाओं की ओर आकर्षित हुए, यह स्पष्ट हो गया कि वाइमार पुलिस नस्लीय, नागरिक और राजनीतिक उठापटक को नियंत्रित करने में असमर्थ थे। 30 जनवरी 1937 को अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का कैंसलर नियुक्त किया गया। उनके एजेंडा की पहली प्राथमिकता तानाशाही लागू करना और जर्मन राजनीति में सबसे शिक्षित, अनुभवी और खतरनाक पुरुषों को पद देना था। हिटलर की योजना अपने स्वयं के राजनीतिक पुलिस बल का परिचय देने की, उनके घरेलू और अंततः विश्व वर्चस्व की दृष्टि के लिए सर्वोच्च थी, जो सभी राजनीतिक विरोधियों के उन्मूलन से शुरू हुई। 1933 में जारी आपातकालीन और कानूनी आदेशों ने संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करने पर राजनीतिक पुलिस को दंड या अभियोजन से बचाया। इसमें राइचस्टैग अग्नि अध्यादेश था। इस घोषणा ने गोपनीयता जैसे व्यक्तिगत अधिकार और कानूनी सुरक्षा खत्म कर दिए, जिससे पुलिस को किसी भी व्यक्ति की पूछताछ, परीक्षण और जेल भेजने की अनुमति मिली, जिसे उन्होंने सामाजिक राजनीतिक खतरा माना। हिटलर ने नागरिकों के निजी मेल पढ़ने, वारंट बिना घरों में घुसने और जरूरत पड़ने पर टेलीफोन कॉल सुनने की अनुमति अपनी फौज को दी थी। और यह सिर्फ शुरुआत थी। जैसा कि हम जानते हैं, हिटलर के नात्सी शासन के उदय के दौरान गेस्टापो इकट्ठा हुआ था। 1930 में पार्टी के सत्ता में आने पर प्रशियन गृहमंत्री हरमन गोरिंग ने नियमित प्रशियन सेना से राजनीतिक और जासूसी इकाइयों को अलग कर दिया और 24 अप्रैल को गेस्टापो को अपनी इकाई के रूप में मान्यता दी। एसएस प्रमुख हाइनरिच हिमलर और हाइनराड हेड्रिच ने बवेरिया और अन्य जर्मन राज्यों की पुलिस का पुनर्गठन किया। हेड्रिच को अप्रैल 1934 में गोरिंग के गेस्टापो का कमांडर नियुक्त किया गया। बाद में जून 1936 में हिमलर ने सभी जर्मन पुलिस बलों, जिसमें ऑर्डर पुलिस भी शामिल थी, पर पूरा नियंत्रण प्राप्त किया और राइट्सफुरर एसएस और जर्मन पुलिस प्रमुख नियुक्त हुए। अंततः पुलिस बलों का समूह हिमलर की कमांड के अधीन था, जिसमें गृह मंत्रालय, जासूसी बल और वर्दी पहने पुलिस दस्तों शामिल थे।
नए 1936 में गेस्टापो को हिमलर के अधीन ग्रुपेनफुरर हेयद्रिच म्यूलर के निर्देश पर संगठित और पूरी तरह सक्रिय किया गया था। यह सिचरहाइट्स पोलिजाई या सुरक्षा पुलिस संगठन के हिस्से के रूप में क्रिमिनल पोलिजाई, अपराध पुलिस के विकास के साथ मिलता जुलता था। 1939 में संगठन को सिचरहाइट्स dienst के साथ संरक्षित किया गया, जो हेयद्रिच के अधीन राइख सुरक्षा केंद्रीय कार्यालय बनाने के लिए एक एसएस सुरक्षा विभाग था। आंतरिक झगड़े, पदों के बीच सामान्य प्रतिस्पर्धा और यह तथ्य कि एजेंसियां अपने शुरुआती दिनों में थीं के बावजूद गेस्टापो ने अपनी सहयोगी बलों पर भारी भरकम भरोसा किया, खासकर उनके छोटे आकार के कारण, जो 1944 के अंत तक लगभग 30,000-2,000 था। अंत में, जैसा कि पहले कहा गया था, गेस्टापो का उद्देश्य था कि वे अपनी नीतियों, एजेंडा या सांस्कृतिक और जातीय सिद्धांतों के लिए खतरा मानने वालों को यथासंभव उत्तेजित करें। उनके पास इन दुर्भाग्यपूर्ण आत्माओं को भयानक नजरबंदी शिविरों में भेजने की अधिकार भी था, जिससे अंततः लाखों लोगों की हत्या हुई। गेस्टापो को मनमाने ढंग से काम करने की छूट देने वाली प्रणाली को सुरक्षात्मक हिरासत कहा जाता था। इस नीति के अनुसार सदस्यों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को संगठन से बचाव का कोई अवसर नहीं था, जो सरलता से न्यायालयों को नजरअंदाज कर सकता था। सुरक्षात्मक हिरासत में रखे गए लोगों को वकील से बात करने या कोर्ट में खुद का बचाव करने की अनुमति नहीं थी, जिससे गेस्टापो बिना किसी अड़चन के गिरफ्तारी, गोलीबारी और शिविरों तक परिवहन कर सके। अर्थात गेस्टापो जर्मन जनता के जीवन के साथ ईश्वर बनकर खेल रहे थे। जिससे गेस्टापो के बारे में मूल जानकारी होगी, वह निस्संदेह उनकी क्रूर, हत्यारा और घृणित तरीकों, तकनीकों और क्षमताओं से परिचित होगा। अब हमें झात है कि वे कैसे सत्ता में आए और द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आतंक फैलाया। अब हम उनके शासनकाल के नियमों और प्रक्रियाओं पर ध्यान देते हैं। युद्ध के दौरान गेस्टापो का काम था उन लोगों की जांच करना, गिरफ्तार करना और सजा देना जो नाजी शासन के खिलाफ बोलते थे या उनके राजनीतिक, सामाजिक या युद्ध प्रयासों को बाधित करते थे। उनकी पक्षपातिता यहूदियों, समलैंगिकों और जो कोई भी उनके आर्यन नजरिए में फिट नहीं बैठता था, उनके प्रति थी। इनमें तानाशाही नेतृत्व के खिलाफ लिखने, बोलने या छोटे समूहों में चर्चा करने वाले लोगों को भी शामिल किया गया था। वे लगभग रोजाना यहूदी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की जनसंहार में भाग लेते थे और उन्हें देश भर में मजबूरी में श्रम सुविधाओं की पुलिसिंग में आनंद आता था। यहूदी समुदाय के बीच हत्याओं का आयोजन करने में उनकी प्रसन्नता उनकी पूछताछ की तकनीकों द्वारा पूर्व सूचित होती थी, जिसमें धमकी, मानसिक और शारीरिक यातना शामिल थी। गेस्टापो को लोगों की जिंदगी और घरों के साथ भगवान की तरह खेलने की शक्ति पसंद थी। उन्हें सबूतों की जांच की जरूरत नहीं थी, वे लोगों को छोड़ने या सजा देने का चयन कर सकते थे। नाजियों द्वारा यहूदियों के प्रति नस्लवाद और पक्षपात इतना गहरा था कि उन्होंने पुलिस बलों को यह विश्वास दिलाया कि यहूदी एक राष्ट्रीय एवं राजनीतिक खतरा थे, जो समझना वर्षों बाद भी कठिन है। गेस्टापो को राज्य की सुरक्षा के मिशन के तहत यहूदियों की पुलिसिंग का जिम्मा सौंपा गया, खासकर युद्ध के दौरान। 1935 के अंत तक नाजियों की यहूदी लोगों की घृणा और घरेलू पक्षपात न्यूरेमबर्ग कानूनों के पास होने के साथ बढ़ती चली गई। इन कानूनों ने यहूदियों और नाजी द्वारा शुद्ध जर्मन रक्त वालों के रूप में माने जाने वालों के बीच विवाह पर प्रतिबंध लगाया। उन्होंने यहूदी और गैर यहूदी जर्मनों के बीच यौन प्रकृति के अवैध संबंधों को भी निषिद्ध कर दिया, जिसे जाति की अपवित्रता माना गया। गेस्टापो ने सुनिश्चित किया कि यहूदी जनसंख्या की निगरानी दिन प्रतिदिन व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के आधार पर निरंतर की जा रही थी। उन्होंने अपनी इकाइयों के भीतर पूरे विभाग बनाए, जिनका ध्यान सिर्फ इस जानकारी को ट्रैक करने पर था। गेस्टापो के शासनकाल के दौरान नाजी राज्य यह मानता था कि यहूदी मूल निवासियों से संबंधित तथाकथित खतरों को सुलझाने का
एक सर्वश्रेष्ठ तरीका एक व्यापक प्रवास कार्यक्रम शुरू करना था, जिसमें उन्हें जितने संभव हो सके उन्हें एकत्रित करना और उन्हें देश से बाहर और संयंत्रण शिविरों में ले जाना था। प्रवास की प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक विभागों का कार्य था कि भयानक रूप से नामित यहूदी प्रश्न का समाधान करना और यह सुनिश्चित करना कि यहूदियों की वित्तीय संपत्तियां पीछे रह जाएं और शारीरिक निर्वासन के बाद नाजी राज्य को सौंप दी जाए। इससे कई लोग बेघर, गरीब और रोजगार और आश्रय की तलाश में मजबूर हो जाते हैं और हर तरह की भयावह परिस्थितियों का सामना करते हैं अगर उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की भयानक स्थितियों से बचाया गया होता। गेस्टापो द्वारा की गई घिनौनी अत्याचारों की सूची भयानक रूप से लंबी और चरम है। नाजी शिविरों में कैदियों के साथ अधिक काम कराना, यातना देना, बलात्कार करना, हत्या करना और भूखमरी, साथ ही यहूदी, समलैंगिक, विकलांग समुदायों और युद्ध कैदियों के साथ किए गए अन्य अपराध गहरे रूप से भयावह थे। साक्षियों के बयान, ऐतिहासिक रिकॉर्ड और संकेंद्रण शिविरों से प्राप्त सबूत एक भयानक और क्षमा नहीं किए जा सकने वाले अनुभव को दर्शाते हैं। युद्ध के कैदियों के मामले में जेस्टापो ने उन लोगों को मारने में कोई संकोच नहीं किया जिन्हें उन्होंने शिविरों या पहरेदारों के लिए खतरा समझा। इन घटनाओं को हार्ट की युद्ध और महान पलायन जैसी फिल्मों में दर्शाया गया है, जिनमें स्टालाग लुफ्ट तीसरा हत्याकांड का वास्तविक विवरण शामिल है। ये वो युद्ध अपराध थे जो जेस्टापो के सदस्यों द्वारा जर्मन वायुसेना के कैदी शिविर स्टालाग लुफ्ट 3 से सहयोगी युद्ध कैदियों के महान पलायन की कहानी के बाद 25 मार्च 1944 को किए गए थे। 76 भागने वालों में से 73 को फिर से पकड़ा गया, जिनमें से 50 को एडोल्फ हिटलर के आदेश पर फांसी दी गई। इन हत्याओं ने विश्व की प्रेस के साथ साथ कैदी शिविर में जेस्टापो की पंक्तियों में भी अपमान की भावना पैदा की। उस समय यूनाइटेड किंगडम के विदेश सचिव एंथनी ईडन बाद में हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा करेंगे कि ऐसे युद्ध अपराध के दोषी को उदाहरण स्वरूप न्याय दिया जाएगा। युद्ध के अंत में नाजी शासन के पक्ष में अधिक सहयोगी बलों के होने के साथ जेस्टापो संगठन टूट गया, लेकिन युद्ध के अंत तक यह राजनीतिक संदिग्धों को गिरफ्तार करता रहा। न्यूरेमबर्ग याचिकाओं में जेस्टापो को युद्धोत्तर अपराधी संस्था माना गया। 14 नवंबर 1945 और 3 अक्टूबर 1964 के बीच सहयोगी समूहों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण बनाया, जिसमें 22 नाजी युद्ध अपराधियों और 6 समूहों पर शांति के खिलाफ युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया। यह दस्तावेजीकृत है कि 22 में से 19 को दोषी पाया गया और 12 मार्टिन बोरमन, हांस फ्रैंक, विल्हेल्म फ्रिक, हरमन गोरिंग, अल्फ्रेड जोडल, अर्नस्ट कार्लटनब्रुनर, आरएचएसए के प्रमुख काइटेल, जोआचिम वॉन रिबेंट्रॉप, अल्फ्रेड रोजेनबर्ग, फ्रिट्ज सॉकेल, आर्थर साजेनक्वार्ट्स और जूलियस स्ट्राइचर को मौत की सजा सुनाई गई। उनमें से 3 वॉल्टर फंक, रुडोल्फ हेस, एरिक राडर को उम्र कैद की सजा मिली। बचे 4 कार्ल डोनिट्स, कॉन्स्टेंटिन वॉन जुरात, अल्बर्ट स्पियर और बाल्दुर वॉन सिराज को छोटी अवधि की कैद की सजा सुनाई गई। इस सूची में एक मुख्य व्यक्ति का नाम नहीं है, वह था गेस्टापो के नेता हाइनरिच म्यूलर, जिन्हें युद्ध के अंत में गायब होने के बाद कभी नहीं सजा दी गई। म्यूलर की मृत्यु की खबर मई 1921 में आई, लेकिन उनके शरीर की पुष्टि कभी नहीं हुई, जिससे उनके अंतिम भाग्य के बारे में कई कहानियां और षड्यंत्र पैदा हुए। हालांकि किसी ने भी ठोस सबूत नहीं दिया। आईएमटी ने शीर्ष गेस्टापो अधिकारियों से परे भी कार्रवाई की। नाजियों की पुलिस दस्तों के आयोजक, जांचकर्ता और सह षड्यंत्रकारियों को भी उनकी शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया, ट्रायल किया गया और दोषी ठहराया गया। आईएमटी की सुनवाइयों और मुकदमों में जिम्मेदारियां किसी भी और सभी संबंधित समूहों
या संगठनों के सदस्यों की थी कि उसने कहा कि उक्त समूह या संगठन एक अपराधी संगठन था। एसएस, गेस्टापो और अन्यों के सामूहिक पदों, अधिकारियों और स्थापना मुखौटों की गहन जांच के बाद किसी भी हस्ताक्षर करने वाले की सामर्थ्य राष्ट्रीय प्राधिकरण को उस संगठन में सदस्यता के लिए व्यक्तियों को ट्रायल करने का अधिकार था। आईएमटी ने बाद में नाजी नेतृत्व कारण एसएस, जिसमें एसडी शामिल है, और गेस्टापो, 3 समूहों को दोषी पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में यूएस काउंटर इंटेलिजेंस कॉर्प्स ने पूर्व लियोन गेस्टापो प्रमुख क्लाउस बार्बी से उनके एंटी कम्युनिस्ट प्रयासों के लिए अनुरोध किया और उन्हें बोलीविया भागने में भी मदद की। 1999 में कोलोन ने पूर्व क्षेत्रीय गेस्टापो मुख्यालय ईएलडी हाउस को एक संग्रहालय में बदल दिया था ताकि गेस्टापो की गतिविधियों का दस्तावेजीकरण हो सके। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां तानाशाही अभी भी बहुत हद तक कार्यरत है। कई लोगों के लिए संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। कुछ लोगों के लिए तानाशाही और बहुस्तरीय पुलिस प्रणाली में अंतर स्पष्ट नहीं हो पाता। प्रौद्योगिकी ने दुनिया भर में जन संवेदन योजनाओं में एक प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारी जेब में रखे मोबाइल फोन वास्तव में ट्रैकिंग उपकरण है जो हमारे व्यक्तिगत डेटा को संग्रहित करते हैं। अगर वह डेटा दुर्भावनापूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाए तो यह एक डरावनी बात हो सकती है। धन्यवाद। वास्तविकता यह है कि इस डेटा का सबसे प्रमुख रूप से ऑनलाइन एल्गोरिदम को बढ़ावा देने के लिए उपयोग किया जाता है, जो आपको टिकटॉक पर व्यक्तिगत रूप से तैयार मीम्स या यूट्यूब पर देखने के लिए वीडियो प्रदान करता है। और हां, कृपया सदस्यता लें। 24 घंटे की यह निगरानी जिस्तापो द्वारा थोपी गई भयावह परिस्थितियों के सामने कुछ भी नहीं है। अंत में, क्या हमने हिटलर के नाजी शासन और एसएस और जिस्तापो इकाइयों द्वारा किए गए अत्याचारों से सीख ली है? शायद नहीं। हालांकि सालों के दौरान नाजी पार्टी की कार्रवाइयों की व्यापक निंदा और बहुत सारी जानकारी है जो यह सुझाती है कि अच्छाई बुराई पर अंततः प्रबल होगी। धन्यवाद।